हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आप सभी को पता है हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में कि कैसे क्या क्या कंडीशन बनती है कि जिससे कि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो अपनी लाइफ में पेरेंट्स नहीं बन पाते, उनको बच्चे नहीं होते, वो क्या क्या कंडीशन है। सेकेंड थिंग, अगर उनके पास बच्चे नहीं तो वो क्या प्रोसीजर हो सकता है जिसके थ्रू वो पेरेंट्स बन सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, है ना, जिसका नाम आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी होती क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है क्या है और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर आप फ्लो चार्ट देख पा रहे हो, इस फ्लो चार्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। ठीक है, बस इस फ्लो चार्ट से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए समझ लेते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी प्लीज जाकर के देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। ठीक है बच्चों, चलिए पहले देख लेते हैं एक्चुअल में कि इनफर्टिलिटी क्या होती है ना, इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में समझते हैं जरा। एनसीईआरटी क्या कहती है सर, जस्ट अ सेकेंड मेरे बच्चों, एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, हाँ सुनिए, इनफर्टिलिटी क्या कहती है। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स all over the world including India are infertile, that is they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। मतलब क्या हुआ, बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात ना करें। और इनफर्टिलिटी क्या है, जिसमें कि कोई कपल है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, मतलब कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फिर भी लगभग 2 साल हो गए और अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए, तो इस केस में हम उस कपल को इनफर्टाइल कंसिडर करते हैं। अब प्रॉब्लम जो हो सकती है वो मेल में भी हो सकती है या फिर फीमेल में भी हो सकती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में देखा गया है कि जो मेल होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत माइनर केस में ऐसा देखा गया है कि फीमेल में प्रॉब्लम होती है, बट सोसाइटी में ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल को किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। बोला ओवरऑल द वर्ल्ड, इंडिया में भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सर क्या कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिए जरा। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, है ना। बोला है कि इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपको डिजीज हो कॉन्जेनाइटल वगैरह, कोई आप ड्रग्स लेते हो, है ना, चरस गांजा अफीम अपने हिसाब से अपने स्वादानुसार, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो सकती है। हो सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रही हो, या फिर आप साइकोलॉजिकली आप बहुत वीक हो, आपको लगता है कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, बट एक्चुअल में ऐसा ना हो। इंडिया में मैं आपको बताऊं ज्यादातर जो प्रॉब्लम है ना वो साइकोलॉजिकल होती है, इसीलिए कंसल्ट करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। देखो, अगर बच्चे नहीं हो रहे तो सबसे पहले किसको ब्लेम किया जाएगा, फीमेल को ब्लेम किया जाएगा, दोषी बनाया जाएगा। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। ज्यादातर केस में जो प्रॉब्लम होती है किसमें होती है, मेल पार्टनर में होती है, हस्बैंड में होती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, infertility clinic etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable these couple to have children। तो बोला है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे क्लिनिक में जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, और क्या चीजें ट्राई करेंगे तो आपको बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, वो असिस्ट करते हैं। आगे देखिए, हाउएवर where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through a certain special techniques commonly known as assisted reproductive technology। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है कि अगर बच्चे फिर भी पैदा नहीं होते हैं, उस केस में ऐसे कपल को हम एक टेक्नोलॉजी होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है,
उस टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखना नीट में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो ये रखना आर्ट का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसी में आ जाएगा IVF वगैरह, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, एक तो आपने यहाँ पर फुल फॉर्म देख लिया, इससे पहले आपने क्या क्या फुल फॉर्म देखे हैं, आपने WHO का फुल फॉर्म देखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, RCH का फुल फॉर्म देखा, RCH का फुल फॉर्म बताइए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, जिसने सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाई थी। ठीक है, IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ऐसे जितने भी फुल फॉर्म है ना, उनकी अलग से लिस्ट बना लीजिए, उनको जरूर याद रखिए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। तो बोला IVF में होता क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, कि हम क्या करते हैं कि सिमिलर कंडीशन देते हैं जैसा ह्यूमन की बॉडी में होता है, लेकिन बॉडी के आउटसाइड यानी लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में ये कराते हैं फर्टिलाइजेशन। जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, ये आपको समझना है, ये फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया था, जरा इसको जूम इन करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि ये जो आर्ट है ना, ये जो आर्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ना, ये जो आर्ट है आप देख पा रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है IVF, दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। IVF का फुल फॉर्म क्या, इन विट्रो, विट्रो मतलब होता है लैब या फिर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जब हम टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो उसे बोलते हैं IVF। इन विवो, विवो मतलब होता है बॉडी, बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन IVF में क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा फर्टिलाइजेशन, है ना, टेस्ट ट्यूब में होगा। जैसे यहां पर अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है बेटा, यहां पर देखिए आप टेस्ट ट्यूब है, मैंने क्या किया, एक फीमेल है जिसने एग लेइंग की, एग रिलीज हुआ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, तो उसका एग मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर एग ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, एग। अब मैंने क्या किया, उसके हस्बैंड का या फिर किसी और का, किसी डोनर का मैंने स्पर्म लिया और उस स्पर्म को डायरेक्ट यहां पर पिनेट्रेट करा दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो क्या फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है? नहीं सर, ये फीमेल की बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है टेस्ट ट्यूब या फिर लैब, उसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब मेरे बच्चों IVF देखिए, IVF में दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा क्या होता है ICSI। फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैंने लिखा है। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी दो प्रोसीजर, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को देख लेते हैं, है ना। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में भी देखेंगे आप, दो प्रोसीजर होते हैं। पहला जो है मेरे बच्चों वो क्या है, जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट आपको पता है फर्टिलाइजेशन जब हमने टेस्ट ट्यूब में कराया तो ये एग किस में चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों, ये एग किस में चेंज हो जाएगा, जाइगोट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, फैलोपियन ट्यूब तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ 8 सेल स्टेज तक होना चाहिए। अगर हम इसकी कंडीशनिंग समझें कैसे, तो यहां पर देखो मेरे बच्चों, हम सभी को पता है मेल होता है, एक फीमेल होती है ना। हमने दोनों का क्या लिया, एग ले लिया, है ना, सॉरी मेल का एग थोड़ी होता है सर, यहाँ मेल का स्पर्म हो गया, फीमेल का हो गया ओवा, है ना। अब फीमेल के ओवा को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया मेरे बच्चों, फीमेल के ओवा को हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ले लिया, इस एग को, है ना, इस एग को हमने ले लिया। अब इस स्पर्म को हमने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना, डायरेक्ट फर्टिलाइज करा दिया टेस्ट ट्यूब में। तो अब ये एग किस में चेंज हो गया बताइए, जाइगोट में। किस में चेंज हो गया, जाइगोट में। अब इस जाइगोट में मेरे बच्चों जब डिवीजन होगा तो पहले 2 सेल बनेगी, फिर 4 सेल बनेगी, है ना, 4 सेल के बाद फिर 8 सेल बनेगी, फिर 16 सेल बनेगी, ऐसे डिवाइड होती जाएगी, है ना। याद रखना, जब 8 सेल बन जाती है उस केस में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। कहां पे, 8 सेल में जब जाइगोट डिवाइड हो जाता है IVF करने के बाद, ये हो गया प्रोसीजर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF के बाद हम क्या करते हैं, जब 8 सेल स्टेज में होगा जाइगोट एम्ब्रियो, तो उसे हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों 8 स्टेज से ज्यादा अगर हुआ, अगर 16 सेल स्टेज हो गया, उस केस में हम इसे यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। याद रखना, कहां पर, यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे। आइए समझते हैं, यहां पर देखो मेरे बच्चों, तो हमने पहले जिफ्ट देख लेते हैं। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन
ट्रांसफर, है ना, जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, यानी एम्ब्रियो जो है सिर्फ कितने स्टेज तक है, 8 सेल स्टेज तक है। क्लियर है। अच्छा, IUT क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब क्या, इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटेरस, ट्रांसफर आपको पता है यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कब होगा, जब 8 से ज्यादा सेल हो, यानी ब्लास्टोमियर का नंबर 8 से ज्यादा हो एम्ब्रियो में। देखिए, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, सॉरी फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा मेरे बच्चों, भारी मिस्टेक हो गया सर जी, भारी मिस्टेक हो गया। वेट अ सेकेंड, यहां पर हम क्या लिख देंगे बताइए, यहां पे हम लिखेंगे यूटेरस, यूटेरस, ठीक है मेरे बच्चों। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर ना, इंट्रा मतलब इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटेरस, है ना। ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू यूटेरस मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, जब 8 से ज्यादा सेल प्रेजेंट होंगी तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के बजाय यूटेरस में ट्रांसफर कर देंगे। बहुत अच्छे, लो जी, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। अब एक प्रोसीजर और आता है ICSI। ICSI का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, इनसाइड, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है डायरेक्ट कहां, साइटोप्लाज्म ऑफ एग में। कैसे होता है सर, मैं आपको बताऊं। यहां पर देखिए, सपोज करिए मेरे बच्चों, ये एक एग सेल है ना, फीमेल का ये एग है, इसका यहां पर न्यूक्लियस है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, हम उसके हस्बैंड का, अगर सपोज करिए कोई हस्बैंड है जिसके स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है, उस केस में हम, लेकिन जिंदा होना चाहिए स्पर्म, है ना, वाइबल होना चाहिए, तो हम उसके स्पर्म को लेते हैं। स्पर्म को लेने के बाद एक इंजेक्शन में डालते हैं, पतली सी नीडल होती है, उस इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं उस स्पर्म को डायरेक्ट इसके साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है ना एक का, यहाँ पे हम स्पर्म को छोड़ देते हैं। जब ये स्पर्म यहाँ पर आ जाता है तो ये डायरेक्ट क्या करता है, इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर लेता है और क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब फिर से जाइगोट जब बन गया तो अगर जाइगोट अगर ये 8 सेल स्टेज में है तो कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अगर 8 सेल से ज्यादा यानी 16 सेल स्टेज में है या 32 सेल स्टेज में है तो उसे कहां पे, यूटेरस में ट्रांसफर कर देंगे। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सर, यही होता है। तो साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म ऑफ एग में इंट्रोड्यूस करना, इंजेक्ट करना। देखिए क्या बोलता है सर, क्या कहती है, क्या कहते हैं, स्पर्म आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा व्हेन स्पर्म नॉट मोटाइल, जब स्पर्म बहुत अच्छा मोटाइल ना हो, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, बट वाइबल मतलब जिंदा हो, ठीक है, उस केस में ICSI परफॉर्म कराते हैं। ठीक है सर, हमने क्या पढ़ लिया, IVF टेक्निक पढ़ ली, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है। अब हमें क्या जानना है, इन वीवो। इन वीवो क्या है मेरे बच्चों, इन वीवो क्या है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन आती है। पहला है गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है देखिए आप, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब। सपोज करिए आप मेरे बच्चों, सपोज करिए आप यहाँ पे कि एक फीमेल है, ये उसका यूटेरस है ना, ये उसका यूटेरस है और यहां पर मैंने बना दी इसकी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब सपोज करिए इस फीमेल में एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ना, ये फीमेल जो है इसमें एग नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसका यूटेरस बहुत सही है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकती है, बस इस फीमेल में एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये मदर नहीं बन सकती, बन सकती है। हम क्या करेंगे, किसी दूसरी फीमेल का एग लेंगे और उस एग को अगर हम इसके फैलोपियन ट्यूब के इस एम्पुला वाले रीजन में ट्रांसफर कर दें एग को, है ना, तो ये जो हमने एग को ट्रांसफर किया ना इसके एम्पुला वाले रीजन में, फैलोपियन ट्यूब वाले रीजन में, तो इस एग के ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफर की प्रोसेस को, है ना, हम क्या बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सा गैमीट, ओवा, इंट्रा मतलब इनसाइड, है ना, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर मतलब भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, तो हमें समझ में आ गया ये। दूसरा क्या है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जब हम मैनमेड चीजें, मैनमेड आप नहीं कह सकते यहां पे, लेकिन आर्टिफिशियली मतलब ह्यूमन का इसमें इंटरफेयर हो रहा है। अगर आप स्पर्म को लेकर के फीमेल के वेजाइना के पास में
उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वजाइना कहाँ होती है? यहाँ पर होती है वजाइना। ठीक है, तो वजाइना में अगर आपने स्पर्म को ले जाकर के छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां पर देखिए क्या बोलता है मेरे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना, इसी को बोलते हैं हम क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन अगर आपने स्पर्म को यहां पर यूटेरस में इंट्रोड्यूस कर दिया, यूटेरस तक स्पर्म को लेकर गए, तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IUI, यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस। क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? आपको बस इस फ्लो चार्ट को बना लेना है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बनाइए। आइए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, हर एक चीज एक्सप्लेन होती है। देखिए यहां पर देखिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी। हमने IVF देख लिया था, हमने। यहां पर देखिए आगे देख लेते हैं स्टार्ट से फिर से एक बार। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, fertilization outside of the body in almost similar condition as that in the body, followed by embryo transfer। एम्ब्रियो का ट्रांसफर, अगर 7 सेल, मैंने बताया आपको 8 सेल होगा तो कहां? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। 8 सेल से ज्यादा हुआ तो कहां पर? यूटेरस में। ठीक है, इज वन ऑफ सच मेथड्स। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें सबसे जो फेमस है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल and sperm from the husband or donor male are collected and are introduced to form zygote under simulated condition in the laboratory। यानी हम हस्बैंड से ले सकते हैं स्पर्म, या फिर किसी डोनर से, या फिर हम वाइफ से ओवा ले सकते हैं, या फिर किसी अदर डोनर से, और उसका हम कर देंगे क्या? टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा। द zygote और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, याद रखना अर्ली है 8 ब्लास्टोमियर का, तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? could then be transfer into fallopian tube, very very important। और इसको हमने क्या बोला? जिफ्ट, zygote intrafallopian transfer। मिला मेरे बच्चों? जी हाँ सर, बिल्कुल लाइनें मिल रही हैं। एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूटेरस, अगर 8 से ज्यादा सेल हैं एम्ब्रियो में तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? यूटेरस में। उसको क्या बोला हमने? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत अच्छे। आगे देखिए आप, आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। आगे क्या कहती है एनसीईआरटी? आगे कहती है टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्दर डेवलपमेंट उसके आगे होता है जब हम यूटेरस में डाल देंगे। ठीक है, लेकिन आगे देखिए एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। यानी इन विवो में क्या होता है? गैमेट का फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, आल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो इसमें क्या होता है? फीमेल को गैमेट ट्रांसफर किए जाते हैं अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है या एग नहीं बन रहा है, तो स्पर्म या फिर ओवा ट्रांसफर किए जाते हैं। देखिए मेरे बच्चों, पहला ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube, क्या बोलेंगे? गिफ्ट, gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one, very very important, but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted, very very important। अगर एक फीमेल है जिसमें एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो सकती है, तो उस केस में उसमें हम क्या करते हैं? एग को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और उसको बोलते हैं क्या? गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए मेरे बच्चों, आगे क्या कहते हैं? यहां पर देखिए आगे क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है? इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवा के अंदर, ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर हमने डायरेक्ट क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? स्पर्म। ठीक है, इसी को बोला क्या? ICSI, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हमने देखा था। आगे देखिए मेरे बच्चों, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेटेड कुड बी करेक्टेड बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला कि अगर इनफर्टिलिटी है तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है कि
जो मेल पार्टनर है उसमें इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, स्पर्म जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा है, एम्पुला तक, तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। दूसरा, हो सकता है स्पर्म में जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी लो हो मेल में, अगर स्पर्म का नंबर कम है मेल में तो उस केस में भी फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कैसे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। इस टेक्निक में क्या होता है? इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, हस्बैंड से लो या फिर किसी डोनर से लो, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू वजाइना और यूटेरस, है ना। अच्छा, अगर यूटेरस में डालेंगे तो क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अगर आपने वजाइना में डाला तो क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? हालांकि दोनों ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पार्ट है। आगे देखिए, बहुत अच्छे, ये चीजें हो गई। आगे देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी। थॉट ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स। बोला है और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही महंगे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और बहुत ही स्पेशलाइज्ड, है ना, स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर जगह ये चीजें अवेलेबल नहीं होती। और क्या ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगा। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो बोला भैया ये बहुत महंगा है, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ही ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आईवीएफ होता है, हर हॉस्पिटल में आईवीएफ नहीं होता। क्लियर है, इसीलिए महंगा भी है, तो महंगे होने की वजह से बहुत कम लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते हैं। इतने जिनके पास 4 लाख 5 लाख रुपए वही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक गरीब आदमी कहां से अफोर्ड करेगा? आगे देखो, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटरेंट, क्या भयानक स्पेलिंग है ना, डिटरेंट इन द एडॉप्टेशन of these methods, since the ultimate aim of all these procedure is to have children. In India we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. तो बोला भैया ऐसा है कि अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये जो टेक्निक है इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमारे देश में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चे हैं, आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो बदहाली में जी रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, भीख मांगना पड़ रहा है उनको, है ना, उनको भी एक माँ बाप मिल जाएंगे, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपनी मेच्योरिटी तक भी नहीं आ पाते, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को एक माँ बाप भी मिल जाएंगे, और ऐसे पेरेंट्स जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे भी मिल जाएंगे, तो दोनों की हेल्प हो रही है। क्लियर है? आगे देखो क्या बोला है। आवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्टेशन एंड इट इज एज इट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो बोला एडॉप्टेशन के लिए कुछ लॉ हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप बिल्कुल बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में आपको बता दूं, जो हमारे देश के सबसे सुप्रीम एक तरह से जज हैं, वो उन्होंने भी 2 बच्चों को, स्पेशली चाइल्ड हैं वो बच्चे, उनको अडॉप्ट किया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अडॉप्टेशन का भी प्रोसीजर होता है। अडॉप्टेशन में कुछ चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपको अगर बच्चे दिए जा रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है, आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी सोशल कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, आपका बिहेवियर देखा जाता है। ये सारी चीज़ें पता चले कि तुम्हारे पास खुद के खाने के लाले पड़ रखे हैं, अब तुमने 10 बच्चे अडॉप्ट कर लिया और उनसे यहाँ वहाँ तुम चाइल्ड लेबर करा रहे हो, है ना, चाइल्ड लेबरिंग करा रहे हो, उनसे बर्तन धुलवा रहे हो होटल में, तो हर कोई पैसा तुम्हें ला कर देगा, ऐसा नहीं करा सकते तुम। तो जब बच्चे आपको दिए जाते हैं उससे पहले आपकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है, क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकें, आप उन्हें एजुकेशन दे सकें, बेटर इन्वायरमेंट दे सकें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सिंगल फादर हैं, मतलब अगर आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है या आपकी वाइफ नहीं रहती आपके साथ, तो आप फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, तब किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं तो हर कोई 10 साल का बच्चा मुंह उठाए चला जाए, उसके पास पैसे हों और बोले कि मैं अडॉप्ट करने आ गया सर, अब उसने एक 15-20 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और फिर अपने सारे होमवर्क उसी से करवा रहा है ना। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है मेरे बच्चों, और यहाँ पर होती है हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट।
क्लियर है? तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये जो फ्लो चार्ट हमने दिया मेरे बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, इसको ठीक से पढ़ लेते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। बाकी नेक्स्ट कौन सा आप चैप्टर चाहते हैं स्टार्ट करें हम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।